गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाया था? हार्ट पढ़ाया था। ठीक है, हार्ट का मैं आप लोगों को कार्डियक साइकिल बता दिया था कि हार्ट का जो कार्डियक साइकिल होता है वो कितना सेकंड का होता है? 0.8 सेकंड का होता है। क्लियर है? ये जो 0.8 सेकंड में हमारा साइकिल क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो उसी हार्ट में से आता है एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं लब और डब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लब। तो लब जो होगा वो 0.3 सेकंड में कंप्लीट होता है। 0.3 सेकंड में कंप्लीट होगा। और कंप्लीट क्यों होता है? क्योंकि इस दौरान क्या होता है, जो हमारा बाई का स्पीड होता है और दूसरा क्या होता है हमारा ट्राई का स्पीड होता है। ये जब दोनों वाल्व क्या होगा? क्लोज होगा। ठीक। और दूसरा होता है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। वेंट्रिकुलर क्या होगा भाई? आपका सिस्टोल होगा। ठीक है, तभी हमारा क्या हो जाएगा? आपका लब की आवाज आएगी। अगर आपसे पूछा लब कितने सेकंड का होगा तो 0.3 सेकंड का। और लब की आवाज क्यों आती है? जब ट्राई का स्पीड और क्या होता है बाई का स्पीड की वाल्व क्या होगा? बंद होगा, तब हमको क्या आएगा? लब आएगा। इसके साथ साथ वेंट्रिकुलर पे क्या होगा? पूरे सिस्टोल होगा। क्लियर हुआ? दूसरा लिखिएगा आपका डब। इधर देखिएगा। अब बात आती किसकी आती है? डब की। डब मीन्स क्या होता है आपका? 0.5 सेकंड में आपका कंप्लीट होगा। कितना सेकंड में कंप्लीट होगा? 0.5 सेकंड में डब की आवाज क्या होगा? कंप्लीट होगा। ये देखिएगा आप यहाँ पास जब ये वाल क्या हुआ? बंद हुआ, तो यहाँ पास लिखिएगा पल्मोनरी वाल का बंद होना। पल्मोनरी वाल का क्या होना? बंद होना। पल्मोनरी वाल का क्या होना? क्लोज होना, पहला। और दूसरा लिखिएगा आपका डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, मतलब वेंट्रिकल का क्या होना? डायस्टोल होना, या वेंट्रिकुलर का क्या होना? डायस्टोल होना। इधर देखिएगा, अगर आपसे पूछा पल्मोनरी का वाल का क्या होना? बंद होना, और वेंट्रिकुलर का क्या होना? डायस्टोल होना। ठीक है, तभी क्या होगा? डब की आवाज आएगी। मतलब पहला आवाज किसका होगा? लब का। फिर दूसरा आवाज किसका होगा? डब का। कुछ सेकंड के लिए, मतलब कुछ सेकंड से भी कम रिथियम होता है जो विश्रामावस्था पे होगा। कैसा होता है? विश्रामावस्था में। फिर उसके बाद कौन होगा? आपका लब होगा, फिर डब होगा, फिर विश्रामावस्था होगा, फिर लब होगा, और फिर क्या होगा? आपका डब। ये साइकिल क्या होगा? चलते रहता है। क्लियर हुआ यहाँ तक के? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि हार्ट में किसकी आवाज आती है, तो लब और डब की। और मेन जो आवाज होता है वो टाई कैप्सिड और बाई कैप्सिड के क्या होते हैं? बंद होने से आता है। क्या होने से आता है? बंद होने से आता है। और वेंट्रिकल का क्या होता है? यहाँ पास सिस्टोल होगा, और यहाँ पास वेंट्रिकल का क्या होगा? डायस्टोल होगा। अरे इधर देखिएगा, सिस्टोल मतलब क्या होता है? शीतलन। और डायस्टोल मतलब क्या होता है? संकुचन। देखिएगा, सिस्टोल मतलब क्या लिखते हैं आप? संकुचन ना। अच्छा, सिस्टोल मतलब संकुचन होता है। सॉरी, सिस्टोल मतलब लिखिएगा संकुचन, और डायस्टोल मतलब होता है शीतलन। संकुचन और शीतलन का मतलब समझिएगा। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, ऐसे अगर बड़ा से छोटा होना ये कहलाता है संकुचन, सिकुड़ना। ठीक, और सिकुड़ के बड़ा हो रहा है तो वो कहलाता है आपका शीतलन। क्लियर हुआ? नाम से नहीं जाना, शीतलन है मतलब सुस्त अवस्था, ऐसा नहीं बोलना। संकुचन मतलब क्या होगा? साइज छोटा, और शीतलन मतलब साइज क्या हो जाएगा? आपका बड़ा होगा। क्लियर हुआ है तक के? कोई डाउट कहीं पास? चलिए अगला लिखेंगे। हो गया, लब डब लिख लिए। हाँ, उसके बाद लिखिएगा, अगर आपसे पूछा प्रथम ध्वनि किसका आता है? लब का। दूसरा ध्वनि डब का। तीसरा क्या होगा? विश्रामा, फिर लब और डब होगा। इसका लिखिएगा नियंत्रण होता है, लिखिएगा नर्वस कंट्रोल करता है, लिखिएगा हृदय स्पंदन को नियंत्रण करने का कार्य, लिखिएगा हृदय स्पंदन को नियंत्रण करने का काम, नियंत्रण करने का कार्य। मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित केंद्र, मेडुला ऑब्लांगेटा
के केंद्र में स्थित नर्वस कंट्रोल के द्वारा होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित केंद्र, मतलब स्थित केंद्र की या नियंत्रण केंद्र, जिसको ब्रैकेट केंद्र में स्थित तंत्रिका क्या बोलते हैं उसको, नर्वस कंट्रोल के द्वारा नियंत्रित होती है। नर्वस कंट्रोल। हाँ क्या हुआ सुप्रिया? हाँ देखिएगा, अगर पूछा आपसे हृदय की क्रियाविधि का नियंत्रण कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित या नियंत्रण केंद्र के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। और नियंत्रण केंद्र कौन होता है, तो वह है आपका नर्वस सिस्टम। क्लियर हुआ? लिखिएगा थोड़ा सा, हो गया? लिख लिए? पॉइंट लिखिएगा थोड़ा सा, लिखिएगा वेगास एस्केप, लिखिएगा, लिखिए वेगास, वेगास एस्केप। वेगास एस्केप लिखिएगा। लिखिएगा हृदय गति की दर घट जाती है। लिखिएगा हृदय गति की दर घट जाती है। ठीक है, मतलब हृदय गति की दर के घटना क्या कहलाता है आपका, वेगास एस्केप कहलाता है। लिखिएगा पॉन्डिंग, अगला पॉइंट लिखिएगा पॉन्डिंग। लिखिएगा हृदय गति का तेजी से धड़कना पॉन्डिंग कहलाता है। लिखिएगा हृदय गति का तेजी से धड़कना पॉन्डिंग कहलाता है। पॉन्डिंग, PONDING, पॉन्डिंग। देखिएगा हृदय गति के दर में अचानक से गिरावट आना या कमी होना क्या कहलाता है, वेगास एस्केप। और हार्ट बीट का क्या होना, तेजी से धड़कना या बढ़ना, वो क्या कहलाएगा, पॉन्डिंग कहलाएगा। क्लियर है तक के? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप थोड़ा सा, लिखिएगा हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन। लिखिएगा हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन और एड्रिनल ग्लैंड है। लिखिएगा फिर मतलब हृदय की गति को नियंत्रण करने वाले कौन सा हार्मोन या ग्लैंड पूछेगा तो थायरॉक्सिन और एड्रिनल ग्लैंड। हाँ एड्रिनलिन और थायरॉक्सिन लिख लो। मतलब एड्रिनल से निकलने वाले एड्रिनलिन होता है, दूसरा थायराइड से निकलने वाले क्या है आपका, थायरॉक्सिन। दोनों हृदय गति को क्या करता है, नियंत्रण करता है। अगला लिखिएगा, लिखिएगा एक क्वेश्चन, लिखिएगा हृदय गति को नियंत्रित करने वाले रसायन। हार्मोन्स अलग है, रसायन अलग है। लिखिएगा हृदय गति को नियंत्रित करने वाले रसायन का नाम। एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। लिखिएगा एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, जो हृदय गति को क्या करता है आपका, नियंत्रण करता है। और कहां पर बताया था मैं एसिटाइल कोलिन? गुड, ठीक हो गया। अब अगला लिखेंगे आप लोग, डबल सर्कुलेटरी से बढ़ा दिया था क्या, धमनी सीरा, ठीक। और ये तो बता दिया था कोरोनरी आर्टरी का क्या काम होता है, ठीक। अब अगला लिखिएगा, थोड़ा सा हेडिंग डालिएगा यहाँ पास, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। लिखिएगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या लिखेंगे भाई, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हाँ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, इसको हिंदी में लिखिएगा यकृत निवाहिका तंत्र।
हो गया। क्या लिखिए इसको, यकृत निवाहिका तंत्र। लिखिएगा मनुष्य में केवल एक तंत्र पाया जाता है, अकेला तंत्र है ना ये, मनुष्य में केवल एक तंत्र पाया जाता है। तो क्या लिख लिए, इसका कार्य सुनिएगा। ये जो यकृत निवाहिका तंत्र होता है पूरे शरीर के कोशिकाओं में पाया जाता है, पूरे शरीर के कोशिकाओं में पाया जाता है, किंतु हृदय में नहीं पाया जाता। लिखिएगा, लिखिएगा, या पूरे शरीर में तंत्र पाया, लिखिए या पूरे शरीर में पाया जाता है, जबकि रुधिर को या शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। जबकि रुधिर को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है, केवल हृदय को छोड़कर। इसे निवाहिका शिरा कहते हैं, इसे निवाहिका शिरा कहते हैं। निवाहिका शिरा, हाँ, और ध्यान से सुनिएगा, इसको क्यों कहा जाता है यकृत निवाहिका तंत्र, इधर समझिएगा। क्योंकि जितना भी एनर्जी होता है वो सब एनर्जी कहाँ रहता है, क्लियर हुआ। और लीवर से ये तंत्र निकलता है जिसको कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये पूरे शरीर के सब एक अंग में पहुंचता है, जिससे क्या होता है, रुधिर का ऐसे जाल बिछा रहता है शिरा के द्वारा, जो शरीर के हर एक अंग में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। केवल किसको छोड़ के कहता है, हार्ट में। तो हार्ट को ऑक्सीजन या ब्लड पहुंचाने का काम कौन करता है, कौन करता है, कल ही बताया हूं मैं। अटरे गधों, कोरोनरी आर्टरीज, कल बताया हूं मैं कि हार्ट में ले जाने के लिए काम, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का काम कौन करता है, कोरोनरी आर्टरीज। और वहां से लाने का काम कौन करता है, डीऑक्सीजनेट को, कोरोनरी वेन। ये सब कैसे भूल जाते हो आप लोग यार। कोरोनरी जहां आएगा मतलब हार्ट से, क्लियर हुआ तक के। चलिए और लिखिए यहाँ पर, ये हो गया। ये कौन सा होगा आपका, यकृत निवाहिका तंत्र। लिखिएगा, अमाशय से निकलने वाले तंत्र को, हाँ उसी में लिख लो ना पैराग्राफ। लिखिएगा, अमाशय से निकलने वाले तंत्र को, अमाशय से निकलने वाले तंत्र को आमाशयीय शिरा कहते हैं, मतलब गैस्ट्रिक वेन कहा जाता है। आमाशयीय शिरा या उसी को कहते हैं गैस्ट्रिक वेन कहा जाता है। देखिएगा, दो जगह से निकला, एक कहां से निकल रहा है आपका, यकृत से, इसको यकृत निवाहिका तंत्र। दूसरा अमाशय से निकलने वाले तंत्र को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक वेन या अग्नाशय तंत्र शिरा कहते हैं, सॉरी अमाशय शिरा। लिख लिए। लिखिएगा, छोटी आंत में पचित भोज्य पदार्थ को, लिखिएगा, छोटी आंत में पचित भोज्य पदार्थ को पचित भोज्य पदार्थ को यकृत निवाहिका तंत्र द्वारा या शिरा द्वारा, यकृत निवाहिका तंत्र या शिरा द्वारा, यकृत निवाहिका तंत्र या शिरा द्वारा हृदय में ना ले जाकर यकृत में लाता है। लाता है, इस कारण इसे यकृत निवाहिका तंत्र कहते हैं। देखिएगा, ध्यान समझिएगा,
मतलब यकृत वाहिका का काम होता है जो भी डाइजेस्ट फूड मटेरियल, मतलब कहाँ है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से एनर्जी को लाने का काम कौन करता है, यही करता है। और कहाँ लाके छोड़ देता है, लीवर पे। इस कारण इसको क्या कहते हैं, यह हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्लियर हुआ। देखिए ये डक्ट नहीं है, अगर डक्ट पूछेगा तो अलगल हो जाएगा, मतलब हिपैटिक पोर्टल डक्ट हो जाएगा, हिपैटिक पोर्टल वेन है। ये क्या है, ये हिपैटिक पोर्टल वेन, या उसी को कहते हैं हिपैटिक पोर्टल क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। इसका काम होता है जो भी पचित भोज्य पदार्थ हो वो एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, हृदय, इन सब में ना ले जाए, कहाँ ले जाता है, केवल लीवर पे ले जाता है। क्लियर हुआ। लिखिएगा इस प्रकार के तंत्र 3 प्रकार का होता है, मतलब इस प्रकार के जो शिराएं होगा वो 3 प्रकार के होता है। लिखिएगा इस प्रकार के शिराएं 3 प्रकार से होता है। पहला 4 दिया है, लिखिएगा 4 लिख लीजिए, इसमें 4 दिया है, 3 लेके रहता है जनरली। हाँ लिखिएगा हिपैटिक पोर्टल शिराएं, जनरली इसके शिराएं के 3 प्रकार होते हैं। 4 दिया, हम 3 पढ़ते हैं, टेरेस्टेरियल, पोस्टीरियर। एनसीईआरटी में क्या दिया है? एक बार देख लेते हैं। पहला लिखिएगा इसको लाइनो गैस्ट्रिक वेन। दूसरा लिखिएगा डियोडेनल वेन। तीसरा लिखिएगा पोस्टीरियर मीसेंट्रिक वेन। चौथा लिखिएगा एंटीरियर, अच्छा पोस्टीरियर लिखा, एस्टीरियर होता है, गड़बड़ लिखा इसमें, एस्टीरियर मीसेंट्रिक वेन। देखो कितना गंदा लिखा, दोनों को इधर देखिएगा। पहला होता है लाइनियो गैस्ट्रिक वेन, दूसरा होता है डियोडेनल वेन, तीसरा होता है पोस्टीरियर मीसेंट्रिक वेन, चौथा होता है एस्टीरियर मीसेंट्रिक वेन होता है। तो पहला लिखिएगा लाइनो गैस्ट्रिक वेन। देखिएगा इधर देखिए क्या लिखा है आपका, लाइनो गैस्ट्रिक वेन। तो लाइनो गैस्ट्रिक वेन मतलब इधर समझिएगा एक शब्द आता है, क्या शब्द आता है आपका, गैस्ट्रिक। मतलब गैस्ट्रिक मतलब किससे रिलेटेड है, ये स्टमक, और स्टमक के पास जो और स्थित होता है जो कौन होता है आपका, स्प्लीन। तो स्टमक और स्प्लीन से रक्त को लाने का काम कौन करता है पूछेगा तो लाइनो गैस्ट्रिक वेन। क्लियर हुआ। इधर समझिएगा, जो भी रक्त कहाँ है आपका, अमाशय के पास, और दूसरा कहाँ है, स्प्लीन के पास, इन दोनों से लाने का काम कौन करता है आपका, लाइनो गैस्ट्रिक वेन करता है। क्लियर हुआ। और लाने के पश्चात कहाँ छोड़ता है, ये लीवर पे। क्लियर हुआ है तक क्या, नहीं है समझ। दूसरा लिखेगा डियोडेनल वेन। इधर देखिएगा, पहला क्या कहता है, लाइनो गैस्ट्रिक वेन, मतलब लिखा यहाँ पास से, यह क्या कहता है भाई, आपका अमाशय की दीवार तथा प्लीहा से रुधिर को लाने का काम करती है। मतलब कौन लाता है, रुधिर को और स्प्लीन से, मतलब अमाशय से और स्प्लीन को, मतलब किसको लेके आता है आपका, ब्लड। आज नहीं है, आज शाम को 6:30 बजे है आप लोग का। क्लियर हुआ था कि, मतलब देखिएगा लाइनो गैस्ट्रिक वेन क्या कहता है कि अमाशय से और स्प्लीन को, मतलब रुधिर को लाने का काम कौन करता है आपका, वेन करता है। कौन सा लेन होगा, लाइनो गैस्ट्रिक वेन। क्वेश्चन पूछा आपसे कि अमाशय से या स्प्लीन से रक्त को लाने का काम कौन करता है, तो कौन होगा आपका, लाइनो गैस्ट्रिक वेन। दूसरा लिखेगा डियोडेनल वेन। तो डियोडेनल मतलब नाम समझ रहे हो, ये किसका भाग है, छोटी आंत का। किसका भाग है, ये छोटी आंत का। और यहीं पास अधिक मात्रा में भोजन का क्या होता है, हाँ पाचन होता है, सबसे अधिक मात्रा में पाचन ड्यूटेरियम में ही होता है। क्लियर है। ठीक, जितना भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अधिक मात्रा में पाचन कहाँ होता है, तो केवल ड्यूटेरियम में होता है। क्लियर हुआ। ठीक, एनसीईआरटी देखिएगा, क्लियर लिखा है ड्यूटेरियम में। ठीक, कहाँ होगा अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ का पाचन, तो ड्यूटेरियम पे होता है। एब्जॉर्प्शन पूछेगा तब छोटी आंत में होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक के क्या,
छोटे हाथ का इलियम में से अरे छोटी आंत के 3 पार्ट्स होता है, पहला ड्यूडेनियम होता है, दूसरा जेजुनियम, तीसरा होता है इलियम। इसका काम होता है भोज्य पदार्थ को पचाना, क्योंकि यहाँ पास हिपेटिक पोर्टल डक्ट आता है, मतलब पैंक्रियास का डक्ट आएगा और यकृत का आता है, दोनों डक्ट आता है। इसी कारण यहाँ पास भोजन अधिक मात्रा में पचता है। फिर जेजुनियम का काम होता है ड्यूडेनियम और इलियम को क्या करना, अटैच करना, और जो भी भोज्य पदार्थ आता है वो यहाँ पास मतलब इकोलाई में क्या मतलब वहाँ पास क्या करेगा, इलियम में एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के साथ उसको क्या प्रदान करता है, स्पेस प्रदान करता है। इसी कारण इसमें माइक्रोविलाई पाया जाता है। ठीक, क्या पाया जाता है, माइक्रोविलाई। अब भोजन यहाँ पास पूरे क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। अब भोजन एब्जॉर्ब हो गया तो अब एक ही जगह है वो, तो अब उसको क्या करेगा, एसिमिलेशन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या होता है, कौन होता है आपका, हिपेटिक पोर्टल। अभी कौन होगा आपका, जो वेन होगा, जो यहीं से लेकर जाता है कहाँ, लीवर पे, और लीवर से फिर पूरे शरीर में क्या होगा, धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर हुआ, जो किस रूप में संग्रहित रहेगा, तो आपका ग्लाइकोजन के रूप में। क्लियर हुआ, डाउट होगा तो बाद में पूछ लीजिएगा। क्लियर हुआ, तो ड्यूडेनियम से लिखिएगा यहाँ पास से। अब देखिएगा, अब ड्यूडेनियम से मतलब ड्यूडेनियम से ब्लड को लाने का काम कौन करेगा, मतलब ड्यूडेनियल वेन करेगा। क्लियर हुआ, किसको लेके आ रहे हैं, सब ब्लड को ही लेके आने का काम कर रहे हैं। क्लियर हुआ तक के। अगला लिखेगा पोस्टेरियर मेसेंट्रिक वेन। उसको बताइए कैसे लेकर के आएगा सर, अरे इसी ड्यूडेनियम वेन के द्वारा ही तो ब्लड को लेके आ रहा है यार, लीवर में नहीं है समझ। अधिकतर देखिएगा, ध्यान समझिएगा, अपने पास एक शब्द है हिपेटिक पोर्टल, क्या है, सिस्टम है। ठीक, और सिस्टम मतलब एक प्रकार के क्या है, ये वेन है। जितने भी शरीर में जो फैला हुआ है, जो ब्लड है, वो सबको लाने का काम कौन कर रहा है, आपका हिपेटिक सिस्टम वेन कर रहा है। जैसे कि यहाँ पास लाइनोगैस्ट्रिक वेन होता है कि अमाशय से और स्प्लीन से ब्लड को लेके आएगा। क्लियर हुआ, उसी प्रकार से क्या होगा आपका ड्यूडेनियल वेन से, मतलब कौन किसको लेके आ रहा है आपका, मतलब ड्यूडेनियल से ड्यूडेनियल वेन लेके आएगा, किसको, ब्लड को लेके आएगा। क्लियर, क्या बोले, हाँ सब जितने हैं सब लीवर तक के लेके आएगा। क्लियर यहाँ तक के। अगला लिखेगा पोस्टेरियर मेसेंट्रिक वेन, लिखेगा पोस्टेरियर मेसेंट्रिक वेन, लिखेगा यहाँ, या छोटी आंत सीकम और कोलन से रुधिर एकत्रित करती है। लिखेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम और कोलोन से रुधिर एकत्रित करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम, कोलोन से रुधिर एकत्रित करती है। हो गया, तीसरा लिखेंगे, तीसरा हो गया। चौथा लिखेगा, लिखेगा क्या लिखे यार, ये पोस्टेरियर हो गया, और क्या हो गया आपका एस्टेरियर, एंटेरियर यार, पोस्टेरियर एंटेरियर। लिखेगा एंटेरियर पे, लिखेगा यह सिरा मलाशय एवं गुदा से रुधिर लाती है। लिखेगा यह सिरा मलाशय एवं गुदा से रुधिर लाती है। मलाशय एवं गुदा से मतलब एनस से रुधिर को लाती है। क्लियर हुआ, अब इधर समझ लीजिएगा, इसको रखना नहीं पड़ेगा आपको, बस ध्यान से सुनिएगा। आपके दिमाग में एक तंत्र होना चाहिए, वो कौन सा तंत्र मैं बताया था, हिपेटिक पोर्टल वेन या सिस्टम। कहाँ रहता है, तो छोटी आंत के पास, आया समझ। अब वहीं से वो खींच के कहाँ लाता है, नीचे से ऊपर, कहाँ तक के लाएगा, लीवर के पास। तो यहाँ पास क्या है, स्टमक से लाएगा लीवर तक के, स्प्लीन तक के लाएगा लीवर तक के। बस उसको कौन सा बोलेंगे अपन, लाइनोजियोगैस्ट्रिक, मतलब क्या होगा, लाइनोगैस्ट्रिक वेन। वेन का ही काम होता है, क्योंकि आपको सबको पता है कि अशुद्ध रक्त को लाने का काम कौन करता है। कहानी खत्म यहीं से, नहीं आया समझ, आ गया। जहां वेन पूछेगा समझ लेना। उसी प्रकार से डिओडेनल वेन, लेकिन देखिए ये भी छोटी आंत के पार्ट है। क्लियर हुआ है तक के। फिर ये पोस्टेरियर, ये सब क्या है, छोटी आंत तो बड़ी पार्ट की है, छोटी आंत तो किसका है, बड़ी आंत का है, जहां से क्या होता है, रक्त को लाने का कार्य करता है, और लाता कहाँ है, तो आपका वो लीवर तक के। क्लियर हुआ तक के, तो डाउट कहीं पास। चलिए अब अगला लिखिएगा, अब लिखिएगा लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, लिखिएगा। एक मिनट और देख लेते हैं इसमें। हाँ जी बोलिए।
इधर समझ लो। फिर इधर देखिएगा, ये लीवर पे है और लीवर पे जो भी गया है वो कौन गया है आपका, वेन है, और दूसरा यहाँ पास क्या है, आर्टरीज है। तो शुद्ध को लाने का काम कौन करता है, आर्टरीज, और अशुद्ध को ले जाने का काम कौन करेगा, वेन, और वेन के माध्यम से होते हुए अग्रमाशिरा और पश्चिमाशिरा। इसीलिए तो पढ़े होगे एंटेरियर और पोस्टेरियर। नहीं है समझ? मैं पहले बताया था कल, हर एक अंग में क्या रहता है, एक वेन जाएगा और दूसरा क्या रहता है, आर्टरी, और जहां दोनों जुड़ेगा वहां पास क्या रहेगा, कैपिलरी। तो जहां जहां जुड़ेगा वहां गैसों का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। अब ऐसा नहीं है कि केवल लंग्स में गैसों का एक्सचेंज हो रहा, आया समझ? लंग्स में केवल शुद्धि और क्या बात हो रही है, अशुद्धि की। मतलब जिस अंग पे ऐसे गया, आर्टरी के द्वारा यहाँ पास गया कि नहीं गया, तो शुद्ध रक्त गया वहां तक, और वहां पर बना क्या हुआ, अशुद्ध रक्त, तो वहां से वापस भी तो लाया, वहां पास चेंज भी तो हुआ गैसों का। नहीं है समझ? ऐसा नहीं है कि गैसों का एक्सचेंज केवल लंग्स में होगा। मतलब जिस अंग पे आपका आर्टरीज रहेगा और वेन रहेगा और कैपिलरीज रहेगा, वहां पास गैसों का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो वहां पास ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट होता है, वहां पास गैस नहीं रहता, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। वो गैस कहाँ रहता है, तो आपका लंग्स में होता है। इस कारण बोलते हैं लंग्स में गैसों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान। और यहाँ पास अंग में क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट। क्लियर हुआ? लेकिन अगर एक्सचेंज पूछा मतलब और एल्विलाई रहेगा उसमें ऑप्शन में क्या, हाँ, तो गैसों का एक्सचेंज पूछेगा तो एलोवेलाई। आया समझ? अगर ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेट पूछा, ठीक, और दिया है आपका कैपिलरी दिया है, नहीं आया समझ, तो वो कैपिलरीज में होगा। क्लियर हुआ? क्योंकि एलोविलाई के अंदर ही तो आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज का जाल बिछा रहता है। नहीं आया समझ? नहीं आया लगता? क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है भाई। अगला लिख, एक मिनट और देख लेते हैं हम, इसमें और कुछ तो नहीं दिया है। लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, वही तो लसिका बता रहे हैं लिम्फ को, वही तो देख रहे हैं ना। कुछ और छूटा तो इससे नहीं हटता। चलिए अब अगला लिखिएगा आप लोग। कार्डियक साइकिल हो गया, आइसोमेट्रिक हो गया, आर्टिकल सिस्टम डायस्टोलिक हो गया, आर्टरीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। चलिए हार्ट का साउंड भी बता दिया ना मैं, लव और डॉप का। चलिए अब आप, अच्छा डायरेक्टर डिसऑर्डर दे दिया इसमें। चलिए अगला लिखिएगा लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए अगला लिखिएगा लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फ मतलब क्या होता है, लसिका। इधर देखिएगा कौन सा कहता है अभी आपका, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फ मतलब होता है लसिका परिसंचरण तंत्र। तो लिखिएगा शरीर का सबसे बड़ा परिसंचरण तंत्र होता है। तो क्या लिख लिए? अब ध्यान से समझिएगा लसिका, इधर समझिए लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। अब यहाँ पास ब्लड की बात हो रही है क्या, नहीं हो रहा है। मतलब ब्लड से जो भी द्रव जो शेष बचता है, जो पानी नुमा संरचना होता है, जो मैट्रिक्स नुमा संरचना रहेगा, वो कौन सा होगा आपका, लिम्फ होगा। और इसी का जो सर्कुलेशन होता है, इसका हम उसको क्या कहते हैं, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे कि ये हमारे बॉडी का क्या हुआ, त्वचा। त्वचा मतलब क्या है, ये स्किन है। क्या है भाई आपका, स्किन। ठीक, इधर ये देखिएगा स्किन मतलब, स्किन मतलब क्या हो गया आपका, त्वचा। और त्वचा के पास जो भी बेसमेंट होता है, क्या होता है, बेसमेंट होगा। मतलब निचली सतह पे वहां पास माइक्रो रहेगा, मतलब सूक्ष्म सेल्स रहता है। कौन सा रहता है, माइक्रो सेल। और यही माइक्रो सेल क्या करता है, एक सिस्टम का निर्माण करता है, एक वेन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है,
वेन का, जिसको कहते हैं लिम्फेटिक वेन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको? लिम्फेटिक वेन। ध्यान समझिएगा। त्वचा के क्या होता है? बेसमेंट, और बेसमेंट में कौन सा सेल है आपका? सूक्ष्म कोशिकाएं, और यही कोशिकाएं के पास क्या रहता है? एक वेल रहेगा, जिसके साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? ये लिम्फेटिक वेन का निर्माण करेगा, और इसी लिम्फेटिक वेन में क्या होता है? लिम्फ का सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है? इसका मुख्य काम होता है कोई भी बैक्टीरिया वायरस को क्या करना? नष्ट करना। क्यों नष्ट करता है? जब एक लिम्फ दूसरे लिम्फ के साथ जुड़ता है तो यहाँ पास एक गांठ बनता है, जिसको कहते हैं लिम्फ नोड, और यही लिम्फ नोड होता है जो बैक्टीरिया वायरस को क्या करेगा? नष्ट। चलिए लिखिए इसको। सर जैसे स्किन बेसमेंट मतलब कहाँ पर? ये जैसे कि हमारा त्वचा, इसके 6 लेयर होता है, 6 लेयर। तो सबसे जो निचली लेयर रहेगा वही क्या कहलाएगा? इसका बेसमेंट होता है। ये तो एपिथेलियल है ऊपर का, ये सपोर्टिंग का काम करता है। ये हर 24 घंटा में क्या होता है? ये चेंज हो जाता है, हर 24 आवर्स में चेंज होता है ये सेल। मतलब ये तभी तो पीसीडी आता है, शब्द आता है। क्या आता है? पीसीडी। पीसीडी मतलब समझते हो? पीसीडी मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ, या इसी को बोलते हैं एपोप्टोसिस बोलते हैं। अरे पढ़े होगे यार। उसी को बोलते हैं एपोप्टोसिस बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। क्लियर हुआ? नहीं पढ़े थे क्या? कैसे भूल गए? पेपर में क्या बोले? पेपर में आके वो देखिए है, आता ही है इस बार भी हमें। कोई भी होगा बता देना, इस बार भी एमएससी 3rd सेमेस्टर में पीसीडी दी है। ठीक, क्लियर हुआ? आ गया समझ? चलिए लिखिए भाई, इसमें लिखिए, चलिए थोड़ा सा लिखिएगा। लिखिएगा जहां दो लिम्फ आपस में मिलता है, लिखिएगा जहां दो लिम्फ आपस में मिलता है, लिखिए जहां दो लिम्फ आपस में मिलता है वहां एक गांठ बनता है, जिसे लिम्फ नोड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लिम्फ नोड कहते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस का नष्ट करता है। जो बैक्टीरिया वायरस का क्या करता है? नष्ट करता है। 2 बार हो गया ना? हाँ, जहां दो लिम्फ आपस में जुड़ेगा उसे क्या कहते हैं? लिम्फ नोड कहते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस को क्या करता है? नष्ट करता है। हम लोग लिख नहीं पाए हैं। हाँ लिखिएगा, देखिए जहां दो लिम्फ आपस में जुड़ता है, जहां दो लिम्फ आपस में जुड़ता है वहां एक नोड का निर्माण होता है। जहां दो लिम्फ आपस में जुड़ता है वहां एक नोड का निर्माण होता है, जिसे लिम्फ नोड कहते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करता है। जो बैक्टीरिया वायरस को क्या करता है? नष्ट करता है। नीचे लाइन में लिखिएगा। सर वीडियो बार-बार बंद हो जा रहा है। कैसे बंद हो जा रहा है बार बार यार? सर 2 बार हो गया आज। किसी का फोन आ रहा है लगता। डीपी विकास नेता फुलेश्वर भाई ऑफिस। ठीक है, इधर देखिएगा, लिखिएगा थोड़ा सा, लिखिएगा लिम्फेटिक, लिखिएगा लिखिएगा लिखिए लैक्टियल्स, लैक्टियल्स, ऐसी लिखा रहा है ये टॉपिक। लैक्टियल्स नहीं, ऐसी लिखिए ना, लैक्टियल्स, लैक्टियल्स। देखिएगा लिम्फ की कोशिकाएं मिलकर, लिम्फ कोशिकाएं मिलकर, लिम्फ कोशिकाएं मिलकर लैक्टियल्स का निर्माण करता है। लिखिएगा लिम्फ कोशिकाएं मिलकर, लिम्फ कोशिकाएं मिलकर, लिम्फ कोशिकाएं मिलकर लैक्टियल्स का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत लैक्टियल्स का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत संपूर्ण शरीर में पाए जाने वाली लिम्फ वाहिनियां, या उसी को होता है लिम्फेटिक डक्ट। संपूर्ण शरीर में पाए जाने वाले लिम्फेटिक डक्ट या लिम्फ वाहिनियां, संपूर्ण शरीर में पाए जाने वाले लिम्फेटिक डक्ट
या लसिका वाहिनियां, ठीक है, इन सबको लैक्टियल्स कहते हैं। लैक्टियल्स। हाँ, इन सबको एक साथ क्या कहते हैं? लैक्टियल्स कहते हैं। लिखिएगा लिम्फेटिक डक्ट, अगला पॉइंट लिखेंगे ना, लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट ब्रेन, लिखिएगा लिम्फेटिक डक्ट ब्रेन, नेत्र गोलक मतलब आई बॉल, आई बॉल, स्पाइनल कार्ड, अंतःकण, अस्थि मज्जा में अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित। हाँ, अब्सेंट होगा। अगर आपसे पूछा लिम्फेटिक डक्ट कहाँ अब्सेंट होगा, तो ये जो पॉइंट लिखवाया हूँ इसी जगह पे लिम्फेटिक डक्ट क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। बाकी सभी जगह ये डक्ट क्या रहेगा? आपका प्रेजेंट रहेगा। और सब डक्ट को एक साथ हम क्या कह देते हैं भाई? लैक्टियल्स बोलते हैं। क्लियर है? अगर पूछा छोटी आंत से भी डक्ट आती है उसको क्या कहेंगे? लैक्टियल्स। बड़ी आंत से भी जो आएगी वो क्या कहलाएगा? लैक्टियल्स कहलाएगा। क्लियर हुआ यार? चलिए लिखिएगा यहाँ पास। अब लैक्टियल्स क्या होता है? दूधिया सफेद रंग का एक द्रव होता है। क्लियर है? जिसको हम एक साथ क्या कहते हैं? लैक्टियल्स कहेंगे। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, लैक्टियल्स दूधिया रंग का द्रव होता है। जो उसको अब्जॉर्ब करता है। किसको? सर एक बार और इधर देखिएगा, ये लैक्टियल्स है, मतलब एक प्रकार के ये भी क्या है? डक्ट है। लेकिन ये भी डक्ट पे जो भी लैक्टियल्स आता है वो सब कैसा रहेगा? आपका दूधिया रंग का रहेगा। कैसा रहेगा? दूधिया रंग का। तो दूधिया रंग का जो द्रव रहेगा वो सबको क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करता है, अवशोषण करेगा। ध्यान समझिएगा, ये लैक्टियल्स का डक्ट है, ठीक। और लैक्टियल्स होगा जो कैसा रहेगा? आपका दूधिया रंग का होगा। उसी दूधिया रंग को क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करता है, जिसको हम क्या करेंगे? लैक्टियल्स डक्ट कर देते हैं। नाम ही है उसका लैक्टियल्स, दूधिया रंग है, और वो डक्ट है, इस कारण उसको क्या कर रहा है? वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये नहीं कंफ्यूज होना है, वो नाम ही है उसका लैक्टियल्स डक्ट, ठीक। जो भी व्हाइट जो दर्द दिखता है दूधिया रंग का, वो सबको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। चलिए लिखिए इसको। हाँ, अरे लिम्फ मतलब इधर देखिएगा, मैं आपको पहले बता दिया, ब्लड के अलावा जो भी द्रव दिखेगा वो सब क्या है? लिम्फ है, ठीक। और इसको लिम्फेटिक डक्ट भी बोलते हैं, या उसी को कहते हैं लैक्टियल डक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी पीला रंग रहेगा, दूधिया रंग रहेगा या सफेद रंग रहेगा, इन सबको क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करता है। और यही ब्लड में क्या करेगा? सर्कुलेशन करता है। सॉरी, ब्लड में बोलते हैं, पूरे शरीर में क्या करेगा? ये सर्कुलेशन करता है, केवल आर्टरीज वेन को छोड़कर। अगर थोड़ा सा भी ऐसे काटे तो चिपचिपा पदार्थ निकला, मतलब समझ जाना वो क्या है? लिम्फ है, लसिका है। क्लियर हुआ? चलिए अगला लिखेंगे। अगला लिखिएगा लिम्फ वेसल, हेडिंग डालिएगा लिम्फ वेसल। लिखिएगा लिम्फ वेसल का निर्माण, लिखिएगा लिम्फ वेसल्स का निर्माण लिम्फ कैपिलरी से होता है। लिम्फ वेसल का निर्माण लिम्फ कैपिलरी से होता है, मतलब लसिका कशिकाएं से होता है। वेसल्स का निर्माण किससे होगा भाई? आपका लसिका कशिकाएं से होता है, ठीक। और वेसल्स है तो आपको पता है इसकी दीवार क्या होगी? पतली होगी। आप क्लियर है? लिखिए इसमें पतली क्या बोले सर? इसकी दीवार पतली होती है। इसको कुछ नहीं बताया, ज्यादा इसका बताया नहीं है आपका, ठीक है। इसमें ज्यादा मत लिखिएगा, ठीक। अगला बता दिया लिम्फेटिक नोट को आप लोग को, ठीक। अगर पूछा आपसे लिम्फेटिक वेसल्स का निर्माण कौन करता है, तो लिम्फ कैपिलरी से क्या करता है? लिम्फ वेसल्स का निर्माण करता है।
अगर पूछे आपसे आपसे लिम्फ नोड का निर्माण कौन करता है, तो दो लिम्फ आपस में जहां पास जुड़ेगा वहां पास क्या बनेगा, नोड बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, लिम्फ नोड कहेंगे। क्लियर, जो बैक्टीरिया वायरस को क्या करता है, नष्ट करता है। और मेन जो लिम्फ नोड बनने का काम करता है वो WBCS से बनता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, लिम्फ नोड WBCS से ही बनेगा। lymph node। हाँ, लिम्फ नोड गांठे। और WBC क्या करता है, क्या करता है यार, एंटीबॉडी, मतलब नष्ट करता है। किसको, बैक्टीरिया वायरस को। चलिए अगला लिखिएगा, लिम्फ आर्गन लिखिए। तो लिम्फ आर्गन कौन होगा, क्या बोले? अगला लिखिएगा लिम्फ आर्गन, लसिका अंग लिखिएगा। इसमें लिम्फ आर्गन में स्प्लीन होता है, प्लीहा। हाँ, हो गया। कौन होता है, हमेशा स्प्लीन होता है। और ध्यान से समझिएगा, स्प्लीन कहाँ पास रहता है आपको पता है, ये हमारा क्या है यहाँ पास, अमाशय। और अमाशय से ऐसे जो रहता है, ऐसे जो रहेगा, ऐसे बी से ऐसे रहता है, ये क्या है, स्प्लीन है। और यहाँ क्या रहता है, ऐसे अमाशय रहता है, जो अग्नाशय से क्या रहता है, मतलब पेनक्रियास के ऊपर और अमाशय के नीचे क्या होता है, ये स्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। अगर पूछेगा आपसे लिम्फ आर्गन कौन है, तो कौन होगा, केवल आपका स्प्लीन होगा। क्लियर हुआ है तक के। चलिए अगला लिखेंगे भाई, कहाँ कहाँ गांठें पाई जाती है उसको लिखिएगा। हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा, चेहरे और गर्दन की लसिका गांठें, मतलब लिम्फ नोड। हेडिंग डालिएगा, लिम्फ नोड, कहाँ कहाँ लिम्फ नोड पाया जाता है। पहला लिखिएगा ऑक्सीपेटल नोड, पहला लिखिएगा ऑक्सीपेटल नोड, ऑक्सीपेटल लिखिएगा, ऑक्सीपेटल नोड। ऑक्सीपेटल नोड लिखिएगा, गर्दन व मस्तिष्क के जोड़ पर पाई जाती है, गर्दन व मस्तिष्क के जोड़ पर। ऑक्सीपेटल नोड, गर्दन व मस्तिष्क के जोड़ पर। दूसरा लिखेंगे सब मैंडिबुलर नोड, सब मैंडिबुलर नोड कहाँ मिलेगा, लिखिएगा सब मैंडिबुलर नोड कहाँ मिलेगा, जबड़े के नीचे, लिखिएगा जबड़े के नीचे या निचले जबड़े पर। हो गया सब मैंडिबुलर, लिख लिए। तीसरा लिखिएगा डीव सर्वाइकल नोड, डीव सर्वाइकल नोड, बोलते ना सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गया है, तकिया लगा लो, सॉरी तकिया नहीं लगाते सर्वाइकल प्रॉब्लम में। लिखिएगा क्या लिखा है, डीव सर्वाइकल नोड लिखिए, या गर्दन के पास होता है। अगला लिखिएगा सुपरफिशियल नोड, सुपरफिशियल नोड लिखिएगा, सुपरफिशियल नोड गले व छाती के जोड़ पर पाया जाता है। सुपरफिशियल नोड गले व छाती के जोड़ पर पाया जाता है। सर ये सब नोड मतलब समझी है ना? अरे जहां जहां लिम्फ नोड मिलेगा, जहां जहां गांठ मिलेगा, मतलब इस जगह में बैक्टीरिया वायरस को क्या करता है, मारने का काम करेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक के, ये सब क्या है, नोड है, गांठे बोलते हैं। लिम्फ नोड को WBC से जोड़ता है। अरे जो ये लिम्फ हुआ, इधर से लिम्फ आया और इधर से लिम्फ आया, तो दोनों जगह क्या बनता है, ऐसे गांठ बनेगा। और जो गांठ बनेगा उसी को क्या कहते हैं, लिम्फ नोड कहते हैं। ठीक, और यहीं पास क्या बनेगा आपका, WBCS रहेगा, जो बैक्टीरिया वायरस को क्या करेगा, नष्ट करेगा, जो एंटीबॉडी का नाम। क्लियर हुआ है तक, आया समझ क्या नहीं आया, क्योंकि आपको पता है कि जो RBCS होता है ये बीमारी है, बीमारी मतलब समझते हो, यहाँ पास बनता है क्या, एंटीजन, और इसको मारने का काम कौन करता है, तो एंटीबॉडी। क्लियर हुआ, नहीं अलग था समझ। चलिए अगला लिखिए फिर, ये आपका क्या हो गया भाई, आपका लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर पूछा शरीर में सबसे बड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम लिम्फ का है कि ब्लड का, किसका रहेगा, लिम्फ का। तो इसमें लिम्फ कैपिलरी याद रखना है, लिम्फ वेसल्स याद रखना है, और तीसरा क्या याद रखना है, लिम्फ नोड याद रखना है।
क्लियर हुआ? सर 4 नोड बताए हैं ना इस वीडियो के बंद हो गया। हाँ, 4 नोड में से पहला जो नोड है वो ऑक्सीपिटल नोड हुआ, जो गर्दन और किसका है आपका, मस्तिष्क का। दूसरा क्या होगा, सबमैंडिबुलर जो निचले जबड़े का है। तीसरा आपका क्या है, डीप सर्वाइकल नोड जो गले के है आपका। अगला क्या है, सुपरफिशियल नोड जो गर्दन और चेस्ट का है। क्लियर हुआ? चलिए अगला लिखिएगा आप। अब अगला लिखेगा ईसीजी। हेडिंग डालिएगा, अलग है, अलग टॉपिक है ईसीजी। गर्दन और गला एक ही है भाई, एक ही है गला और गर्दन। ठीक, अगला लिखेगा ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी इधर पहले समझिएगा। ईसीजी मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जिस पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे तब उसे हम क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहेंगे। क्या कहेंगे भाई इसको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जिस पेपर में रिप्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाएगा। क्लियर हुआ? मतलब इसको कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जिस पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे उसे क्या कहेंगे, ग्राफ। देखिए इसको सर्वप्रथम आइंथओवन ने दिया था। किसने दिया था, आइंथओवन ने। अगर आपसे पूछा ईसीजी को किसने दिया था तो आइंथओवन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। लिखिएगा ईसीजी में क्या क्या होता है, लिखिएगा। या हृदय विद्युत तरंगे, मतलब कौन होता है भाई, हृदय विद्युत तरंगे। और दूसरा लिखिएगा हृदय की पेशियों के उद्दीपन, हृदय के पेशियों के उद्दीपन। इन दोनों के बीच ग्राफ खींचा जाता है। अगर आपसे पूछा हृदय विद्युत तरंगे, क्या पूछा आपसे, हृदय विद्युत तरंगे, और दूसरा हृदय के पेशियों के उद्दीपन। इन दोनों के बीच में जो ग्राफ खींचेंगे वही क्या कहलाएगा आपका, ईसीजी। अगर आपसे पूछ, ये बताइएगा जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ईसीजी क्यों कराया जाता है, क्यों कराया जाता है? केवल हार्ट बीट को क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए। क्लियर हुआ कि हार्ट बीट आपका कैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब इसमें यह पता चलता है कि आलिंद और निलय मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कैसा मूवमेंट कर रहा है। क्लियर है? आप लोग को पता होगा एक चार्ट बनता है, ऐसे अभी चार्ट बनाएंगे इसका, ऐसे आप लोग को, ठीक है। जो कहलाता है आपका क्या बनाएगा, ईसीजी का ये ग्राफ बनाएगा। ये कहलाएगा पी, ये कहलाएगा क्यू, ये कहलाएगा आर, पी क्यू आर एस, और ये कहलाएगा आपका टी। इस प्रकार से क्या बनता है आपका ग्राफ बनेगा। क्लियर हुआ? इधर का आपका अभी समझा रहे हैं, अभी पहले मिटा दे इसको। ठीक, थोड़ा सा वीडियो को पूछता हूँ। ठीक, चलिए इसका एक चार्ट बना लो आप लोग। यहां से क्वेश्चन आएगा, ये आपका क्या है भाई, ईसीजी है। ईसीजी मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जिस पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ये देखिएगा, ये जो पी लिखा है ये किसके लिए होता है, आलिंद में आवेग उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, आलिंद में आवेग उत्पन्न करेगा। तो लिखा भी है, देखिएगा पी सीरा आलिंद नोड में क्या करता है, ये आवेग की उत्पत्ति। दूसरा होता है आपका पी से क्यू। तो पी से जो क्यू होता है ये होता है आलिंद में क्या होता है आपका, संकुचन। मतलब ये आलिंद में क्या होगा भाई आपका, संकुचन हुआ। और जो क्यू से आर होगा ये क्या होता है आपका, सीरा आलिंद में क्या करता है, ये आवेग उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करता है, आवेग। मतलब ये क्या है आपका, उत्थान करेगा। क्लियर हुआ तक के? फिर जो आर से एस होगा वो हिंज बंडल में क्या पैदा करता है, लहर पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा, लहर बन, मतलब कुल मिला के क्या पैदा करेगा, ये आवेग उत्पन्न करेगा। क्लियर हुआ? फिर कहता है एस से टी, मतलब निलय का यहाँ पास क्या होगा आपका, संकुचन होगा। और जो टी होगा ये निलय का क्या होगा आपका, शिथिलन होगा। इस प्रकार से ये साइकिल क्या होगा आपका, चलते रहता है।
इस कारण इसको कहते हैं ईसीजी कहा जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक के? कोई डाउट कहीं पास? आवेग उत्थान और एक और लहर एक ही दोनों अलग अलग है। ठीक, मतलब उत्थान मतलब देखिए आवेग मतलब क्या होता है, वेग पैदा कर रहा है वहां आप क्यों वहाँ पे आवेग लिखते ठीक। हैं तो मतलब ये उत्थान है, मतलब उसकी क्या होता है वहां से बढ़ता है, और ये अपने जगह पे क्या करता है, मूव करता है, दूसरी जगह में मूव नहीं करता। लेकिन उत्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करता है, वो गति करता है, इस कारण उसको क्या कहते हैं, उत्थान कहा जाता है। क्लियर हुआ? जैसे कि मेढक को देखिए अपनी जगह से टेर टेर करते रहता है, मतलब वो क्या कर रहा है, आवेग उत्पन्न कर रहा है। क्लियर है? लेकिन वो गति नहीं कर रहा है, उत्थान नहीं कर रहा है। यहाँ पास क्या हो रहा है, वहां पास उत्थान हो रहा है। क्लियर हुआ तक के? चलिए अगला लिखेंगे। और अब लिखेगा हार्ट संबंधित बीमारी का नाम। लिखेगा सर्कुलेटरी सिस्टम डिसऑर्डर, लिखेगा। अब लिखेगा वही है ना अभी बताया, आपकी ईसीजी अभी हृदय गति को क्रिया को बताया हूँ कि मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लिंगेटा में एक नियंत्रण रहता है, नर्वस सिस्टम सर होता एकदम है। देरी में रहता है तो ठीक, अब बताया हूँ आप लोगों को एड्रिनल ग्लैंड बताया हूँ, और थायरॉक्सिन बताया हूँ, क्या बताया हूँ? यही तो यहाँ से है। क्लियर हुआ? चलिए लिखिएगा लिखिएगा हृदय संबंधित बीमारी का नाम। चलिए पहला लिखिएगा बीमारी का नाम, पहला लिखिएगा हाइपरटेंशन। पहला क्या होगा, हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन मतलब आप लोग को पता होगा भाई, बीपी का क्या हो जाना, हाई हो जाना। 120/80 से कितना हो जाएगा, 120/80 से कितना हो जाएगा, 140/90। 140 तो लिखा हूँ रे, 140/90 ये नॉर्मल रेंज है। क्लियर हुआ? एक 120 नॉर्मल है और 140 हाँ, हो गया समझ यार, आ गया? तो हाइपरटेंशन मतलब समझिए ना, टेंशन किसको आता है, जो बीपी हाई होता है, जो नमक ज्यादा खाता है। ठीक खाने से फिर भी आता है। ठीक, अगर नमक कम खाते हो तो आपका बीपी क्या होगा, लो होगा। नहीं मैं होता सर ऐसा। आप लोग को बताया था कि अगर बीपी हाई है तो इसको कम कैसे किया जा सकता है, शादीशुदा हो गया है तो साली से बात करके। ठीक, अगर बीपी लो है तो पत्नी से बात करो तो बीपी ऑलरेडी हाई हो जाएगा। तो हस्बैंड से, अच्छा उनका नहीं है सर, कल बोला। अब इसका नहीं है तो आप देख लो भाई। देखिएगा आज नहीं तो कल प्रकृति का नियम है। ठीक, अट्रैक्शन हो ही जाता है। चलिए पहला क्या लिखे यार, हाइपरटेंशन लिखे, दूसरा लिखे हाइपोटेंशन। पहला हो गया क्या, हाइपरटेंशन, दूसरा क्या होगा, हाइपोटेंशन। हाइपर मतलब अधिक, हाइपर मतलब कम। तो बीपी लो कैसे होगा पता है आप लोग को भाई, और मैं आपको बताता हूँ, जिसका बीपी लो होगा उसका हमेशा सर दुखता है, हमेशा सर दुखेगा। क्यों? कि उसके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, कम होता है। क्लियर हुआ? ऐसे व्यक्ति को हमेशा क्या खाना चाहिए, अपने को मिक्सचर खाना चाहिए। हमेशा सुबह शाम क्या खाना चाहिए, मिक्सचर, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर हुआ? आ गया समझ? तो बीपी लो मतलब 120/80 से कितना हो सकता है, मतलब 90 से कितना हो सकता है, 40 या 50 या 60 इतना भी कम हो जाता है। जैसे हमारी मिसेस का जब मेरा भी तो सिर हमेशा दर्द देता है, बाकी बीपी तो मेरा ठीक है नॉर्मल। आपका 100 रहता होगा, 110/80 रहता होगा, या 110/70 रहता होगा, या हो सकता है 110/90 हो सकता हो। मेरा सिर हमेशा दर्द करते रहता है। सर पानी का कमी है। पानी की कमी होगा फिर। ठीक, शरीर में पानी और नमक की कमी हुआ, वही तो खेल है। क्लियर हुआ?
और सिर दुखता है तो ये जो पास है ना, ये वाला इधर देखो अनुप्रिया, ये नाखून है, इसको हमेशा ऐसे ऐसे दबाते रहा करो, ठीक। 100% सर दुखना बंद हो जाता है, बोल दिया। हाँ, बहुत सारे क्लियर हुआ? बीमारी दूर होते हैं। आगे समझ, ऐसे ऐसे करते रहना, 100% ठीक हो जाता है, 100%। बहुत साल से दर्द हो रहा था, 10 मैं 12 बोल दिया ना आपको, अभी करके देख लो, नहीं आराम मिलेगा 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। अभी बस ये ऐसे दबा के देखिएगा। साइंटिफिक रीजन है। क्लियर हुआ? चलिए, चक्कर हमको नहीं आया, इधर देखिए, हेलो, अभी भी आता है 2 महीने में। क्लियर हुआ? मत, अरे गधी, नाखून से इसको दबाना, ऐसे से नहीं करना। क्लियर? चलिए इधर देखिएगा, वो क्या, चलिए इधर, अरे ऐसे दबाना है, ऐसे ऐसे दबाना है, ऐसे ऐसे, ये नाखून को, इस पास को ऐसे ऐसे दबाना है तो सिर दुखना बंद हो जाता है। आया समझ? ट्राई करके देखो, हम बोले ना ट्राई करके देखो, इसको बोले ना 2 मिनट में देख लो। क्लियर हुआ? हम बोले ना महसूस करके देखिएगा वो। चलिए शांत रहिए। चलिए अगला देखिएगा, दूसरा हो गया हाइपोटेंशन, मतलब क्या होना, बीपी का लो होना, ठीक। अगला लिखिएगा, लिखिए, चलिए लिखिएगा, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक या उसी को कहते हैं हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक या हार्ट ब्लॉकेज। लिखिएगा लिखिएगा डेस करके, निलय का संकुचन और शीतलन की क्रिया रुक जाती है। लिखिएगा, निलय में संकुचन और शीतलन की क्रिया रुक जाती है हार्ट अटैक में। निलय के संकुचन और शीतलन की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। मतलब समझ रहे हो, निलय का संकुचन और शीतलन क्रिया रुक गया तो मतलब ऑक्सीजनेट ब्लड आया लेकिन ट्रांसफर नहीं हुआ, उधर से डीऑक्सीजनेट ब्लड आया लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हुआ, वो क्रिया क्या हो गया, रुक गया, तो हार्ट क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज होगा या हार्ट अटैक आएगा। क्लियर है तक के? लिखिएगा कारण क्या है, लिखिएगा हिंज मंडल की अक्रियाशीलता के कारण। कारण क्या है उसका, हिंज मंडल के अक्रियाशीलता के कारण। हाँ, जिसे ऐसे नोड तक के आवेग उत्पन्न नहीं हो पाता। लिखिएगा हिंज मंडल की अक्रियाशीलता के कारण, जिसे ऐसे नोड तक आवेग उत्पन्न नहीं हो पाता, ऐसे नोड तक आवेग उत्पन्न नहीं हो पाता। दूसरा बीमारी लिखिएगा कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। दूसरा बीमारी लिखिएगा कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। लिख लिए? लिखिएगा हृदय में रक्त का न पहुंच पाना, मतलब हृदय के बाहरी दीवार पे ना, लिखिएगा हृदय की बाहरी दीवार पे रक्त का ना पहुंच पाना, रक्त की बाहरी दीवार पे, सॉरी, हृदय की बाहरी दीवार पे रक्त का ना पहुंच पाना, जिससे सीने में दर्द होता है। जिससे क्या होता है, सीने में दर्द होता है। सीने में क्या होता है, दर्द होता है। कारण लिखिएगा, लिखिएगा हृदय में ऑक्सीजन का सप्लायर ना होना। अगला लिखिए एंजाइना। एंजाइना, उसी को कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। लिखिएगा एंजाइना। लिखिएगा या कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के कारण होता, या कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के कारण होता, जिसे सीने में और कंधे में दर्द होता है, जिससे सीने और कंधे में दर्द होता। इसमें भी वही ऑक्सीजन का सप्लायर ना हो पाना। हाँ, दोनों सेम है। जिससे क्या क्या अंतर है? जिससे कंधे और सीने पे दर्द होता है और हृदय तक ऑक्सीजन का सप्लायर ना हो पाना। हो गया?
अगला लिखेगा कपाटी रोग। तो कपाटी में याद रहने दीजिए, कपाट का काम ना कर पाना। कपाटी रोग समझ आएगा, बाइकैप्सिड ट्राइकैप्सिड का पैदा ना होना, मतलब वाल्व नहीं खुलेगा, क्या होगा वो कपाटी रोग उत्पन्न होगा। क्लियर है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगला लिखेगा पेरिकार्डियोटिस, लिखेगा पेरिकार्डियोटिस, पेरिकार्डियोटिस, पेरिकार्डियोटिस लिखेगा हृदय के आकार का बड़ा होना। अभी बोल रहे थे ना हृदय बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पेरिकार्डियोटिस बीमारी होगा। अलग है, बता रहे हैं। सर जी इसका ड्रिल क्या लिखे, पेरिकार्डियम में लिखे आकार में क्या हो जाना, वृद्धि हो जाना, जिसमें सामान्य से अधिक क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशील होता है मतलब बीपी हाई रहता है, सामान्य से अधिक क्रियाशील होता है, सामान्य से अधिक क्रियाशील होना, जिससे बीपी का क्या हो जाना, हाई हो जाना। सामान्य से बड़ा हो जाना, सामान्य से आकार से क्या हो जाना, बड़ा हो जाना, और जिसे सामान्य से क्या करेगा, वो ज्यादा कार्य करेगा। ठीक, और उसका कारण क्या है, लिखेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। सर नॉर्मल रहेगा उसका भी हो सकता है क्या? हाँ, लिखेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन और पेरिकार्डियम द्रव के अधिक जमाव के कारण होता है। लिखेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन लिखे, और पेरिकार्डियल द्रव के अधिक जमाव के कारण होता है, पेरिकार्डियल के अधिक जमाव के कारण होता है। और लिखा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो हार्ट किसका बना होता है, मायोजेनिक होता है, रहने दीजिए। अगला लिखेगा अगला लिखेगा रायोमेटिक, रायोमेटिक, हाँ लिखेगा रायोमेटिक, रायोमेटिक RHEUMATIC, रायोमेटिक हार्ट डिजीज, लिखेगा रियोमेटिक हार्ट मतलब हार्ट डिजीज। लिखेगा हृदय पेशियों का कमजोर होना, लिखेगा हृदय पेशियों का कमजोर होना। हाँ सर नमस्कार। हृदय पेशियों का क्या लिखे, कमजोर होना। वो क्या लिखेगा, बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है। तो सुनो तो क्या फाइनल ईयर आए क्या, फर्स्ट ईयर आए क्या, पूरे बच्चे आए? तो सुनो ना, उन लोग को छुट्टी दे देना, मेरे यहाँ प्रैक्टिकल है आज का। मैं क्या करूँ, एमएससी का प्रैक्टिकल है। भगवान का सब लोचा लिखेगा तो क्या करोगे, कहाँ प्रैक्टिकल है आज एमएससी का। बैक्टीरियल क्या बोलते और कल बच्चे ही बोले मॉडल बना रहे हैं, सर नहीं है क्या बोले। अभी 3 दिन रहेगा ही लगता है ना उन लोग का। आज ही चल रहा है प्रैक्टिकल, साइंस चल रहा है कॉलेज में, कल से स्टार्ट हो जाएगा। हो गया, हो गया। तो ये देखिएगा हार्ट संबंधित क्या हो गया, बीमारी। ठीक, और इसमें कुछ कुछ दिया है, जैसे कि आपका थ्रोम्बोनाइटिस दिया है, ये सबको पढ़ लेना हल्का फुल्का। ठीक है, हाँ खींच के भेज देंगे। देखो उसमें और कुछ थोड़ी है यार। तो ये आप लोग का क्या हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया। लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम भी हो गया, स्प्लीन भी हो गया। ठीक है, कल आप लोग को पढ़ाया जाएगा अगला टॉपिक। ठीक।